हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार एस्टेट, बीपीएससी और झारखंड सहायक आचार्य के सिलेबस को। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। सबका एग्ज़ाम का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ पे स्पेसिफिक आपका जो एग्ज़ाम है उसके जो सिलेबस है उसको देख सकते हैं। और आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग बिहार एस्टेट का जो प्रीवियस ईयर का सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है उसको देखेंगे। और आज का जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जो आपका 11 जून के बाद होने वाला है उसमें आपको यहाँ से डायरेक्ट 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं और 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो टैली कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास को आप लोग क्लास तक देखिए और देखिए आपको यहाँ से कितने हेल्पफुल होगा। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने से क्या होता है कि जो वीडियो का रीच है वो दूसरे तक पहुँचता है जो इस वीडियो से रिलेटेड सर्च करते हैं। तो आप मेरे लिए भी थोड़ा सोचिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं सोशियोलॉजी का, तो उसका जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था आप देख सकते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये 13 सितंबर को हुआ था 2023 में, यानी पिछले साल का ही आपका क्वेश्चन है। और इसमें आपको जो आंसर दिया गया है वो ऑफिशियली आंसर किए, मैं अपने तरफ से इसमें कोई भी नहीं बताई हूँ, जो ऑफिशियली बिहार गवर्नमेंट आंसर जारी की है उसी से ही रिलेटेड है। तो एक एक करके हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस को इसमें कवर करेंगे। और आप वीडियो को नोट नहीं भी करते हैं तो 1 से 2 बार इसे ज़रूर देखिए, देखने से सुनने से भी आपको जो चीज़ें हैं वो याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियां को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की अनुमति दी जाती है, उन्हें शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार्य घुलने मिलने की सुविधा दी जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है परिवीक्षाधीन विवाह। क्या कहा जाता है? परिवीक्षाधीन विवाह कहा जाता है। ठीक है। और अगर बात की जाए तो अभी का जो समाज है, अभी के समाज में भी ऐसा कहीं ना कहीं देखो को मिल रहा है कि जिसमें लड़के लड़कियां साथ रहते हैं, वो एक दूसरे को समझने का कोशिश करते हैं कि वो अपना आगे का जो जीवन है, जो स्पेसिफिक जो पर्सन है उसके साथ वो सही प्रकार से बिता सकेंगे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया हुआ है, आपको नोट्स में भी दिया हुआ है कि राइट मिल्स एक समाजशास्त्री थे। तो सी राइट मिल्स कहाँ के समाजशास्त्री थे? तो वो अमेरिकन के थे। सी राइट मिल्स किससे जुड़े हुए? तो शिल्प जो बात की है उन्होंने सी राइट मिल्स जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, जिसका कि सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फर शरीफ। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक फोकवेज किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो फोकवेज किसके द्वारा लिखी गई है? समनर जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत परिवेश को व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों जैसी अवधारणा का विश्लेषण करता है? कौन सा परिवेश जो है वो व्यक्तिगत परेशानियों का और समाजशास्त्रीय जो समाज की जो संरचना है उसका अध्ययन करता है? तो उसको कहा जाता है समाजशास्त्रीय कल्पना। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? जब मान लीजिए हम कोई शोध कर रहे हैं, उसको मूल स्थान से प्राप्त कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? प्राथमिक बोला जाएगा। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग का आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन को इंगित करता है, मूल्यांकन के संदर्भ में बोला जा रहा है। तो जब आप तीनों ऑप्शन को पढ़िएगा, क्या बोल रहा है कि राम को 200 में से 45 अंक मिले, ये भी एक अंक की गणना है। मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त हुए, तो ये भी है। और श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई है, तो ये भी है। तो अर्थात क्या हो जाएगा, ये उपरोक्त सभी जो है ये मूल्यांकन को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि समासशास्त्र शब्द ये किसके द्वारा गढ़ा गया। तो ये सभी के द्वारा, सभी जानते हैं क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट द्वारा विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो अगस्त कॉम्ट ने कौन सी अपनी थ्योरी दी थी, पॉजिटिव फिलॉसफी यानी सकारात्मक दर्शन की बात किनके द्वारा की गई है, तो अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो दिया गया था मार्क्स, आपका पेरेटो, स्पेंगलर और मार्क्स। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि पेरेटो जो है वो चक्रीय सिद्धांत से है, तो ये तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे रेखीय सिद्धांत की बात की जा रही है। तो लेकिन आंसर में पेरेटो, स्पेंगलर और मार्क्स पूछा जा रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है माइक्रो सोशियोलॉजी का अध्ययन किया था। ये क्वेश्चन भी जो है ये भी, इसका भी आंसर जो है वो जो बिहार गवर्नमेंट है वो गलत दी है, क्योंकि माइक्रो हम लोग क्या जानते हैं कि 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है माइक्रो, ठीक है, और एक होता है मैक्रो, ठीक है। ये 2 चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। माइक्रो को हम लोग बोलते हैं छोटे समूह और मैक्रो को हम लोग बोलते हैं बड़े समूह। लेकिन इसका जो ऑफिशियल आंसर की है इसमें बोला गया है कि बड़े समूह, माइक्रो को बड़े समूह बोला गया है, लेकिन माइक्रो जो होता है वो एक्चुअली में छोटा समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट के अनुसार कौन सा 3 चरणों के नियम का हिस्सा नहीं है। अगस्त कॉम्ट जी ने जो 3 चरण बताए थे उसमें धार्मिक, आध्यात्मिक और सकारात्मक की बात करते हैं, लेकिन काया पलट चरण इस प्रकार से वे कोई भी बात नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि धर्मशास्त्रीय अवस्था को भी कहा जाता है। धर्मशास्त्रीय अवस्था को क्या कहा जाता है, तो उसको काल्पनिक अवस्था कहा जाता है। क्या अवस्था कहा जाता है, काल्पनिक। कल्पना के आधार पर धर्म के हम लोग क्या होता है, हम लोग तो भगवान को देखे नहीं है, सिर्फ कल्पना की है कि हाँ जो शिव भगवान है उनका रूप ऐसा है, माँ सरस्वती का रूप ऐसा है, तो कल्पना के आधार पर ये बोला गया है। नेक्स्ट है कि अगस्त कॉम्ट का सकारात्मकतावाद किस पर आधारित है। तो अगस्त कॉम्ट का जो सकारात्मकवाद, सकारात्मक यानी पॉजिटिव, ये वास्तविक घटना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि सामाजिक संरचना क्या है। सामाजिक संरचना हम किसको कहते हैं, तो सामाजिक संरचना उसे कहा जाता है जो कि परस्पर जुड़ी सामाजिक संस्थाओं, समूह और रिश्तों का समूह जो मिलकर एक समाज का निर्माण करते हों, उसको सामाजिक संरचना यानी सोशल आपका स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है। तो क्या विशेषता नहीं है, तो ये प्रतिरूपित प्रणाली है, मतलब थोपा गया प्रणाली है। ये जो व्यवस्था ये गलत है, बुरा है। बाकी आपका ये पदानुक्रमिक व्यवस्था है। हाँ, समाज के अंतर्गत किसी का स्थान जो है, आप पावर से बोलिए, पैसा से बोलिए तो ऊंचा है, किसी का जो स्थान है वो निम्न है। यह व्यक्तियों को व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से आकार लेता है। जिस प्रकार से लोग जैसा जुड़ते हैं वैसा ही समाज का संरचना होता है, या आपस में जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि समाज के जो लोग होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। लेकिन ये प्रतिरूपित यानी थोपा गया कोई व्यवस्था नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि संरचनात्मक कार्यात्मकता क्या है। संरचनात्मक कार्यात्मकता क्या है, तो यह क्या है, सिद्धांत है जो सामाजिक संरचना को परस्पर संबंधित भागों की एक प्रणाली के रूप में देखता है, जो सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्री समूह शब्द का वर्णन इस प्रकार से करता है। समाजशास्त्री जो है वो समूह का वर्णन कैसे करते हैं, मतलब वे कैसे बोलेंगे, लोगों का संग्रह को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोगों का संग्रह को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि अहिंसक अपराधों में शामिल है।
अहिंसक अपराध जिसमें कोई हिंसा ना हो, मारपीट ना हो, ये चीज़ का। तो देखिए संपत्ति की जो चोरी है, मान लीजिए कोई चोरी, मतलब कोई चोर होता है, वो आपके घर में चोरी करने के लिए आया है, उसने चोरी कर लिया, चुपचाप आया, चोरी किया, चला गया, उसमें किसी प्रकार की भी हिंसा नहीं है, तो वो अहिंसक अपराध के अंतर्गत होगा। लेकिन चोरी करते अगर वो पकड़ा जाता है, फिर मारपीट हो जाता है, ठीक है, तो वो फिर डकैती में चेंज हो जाएगा, तो फिर वो हिंसात्मक अपराध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य बनाए रखना क्या है। सामाजिक नियंत्रण का मेन लक्ष्य क्या होता है? तो सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करना, ये इसका लक्ष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि डैश अर्थात किसी चीज को समझने का तरीका, तो हम क्या बोलते हैं? परिप्रेक्ष्य, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कि हम लोग समझने का तरीके के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि यह निर्णय लेने का अधिकार किसे है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में किसे शामिल किया जाए। जो अनुसूचित जाति और जनजाति का जो श्रेणी होता है उसमें किसको शामिल किया जाता है, तो ये जो निर्णय है ये कौन लेता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी को ही अधिकार प्राप्त रहता है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई थी? कौन से अनुच्छेद में? तो ये आपका जो ये धारा 338 है, इसमें क्या सोचा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की जाएगी 338 में। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि जो नौकरी की महत्ता को तय करता है, आपका जो नौकरी का महत्ता है कि आप किस पोस्ट पे आप नौकरी करेंगे, तो ये किस चीज़ पर बेस्ड होगा? तो ये आपका डिग्री पे बेस्ड होगा। आपके पास जैसा डिग्री होगा, अगर आपने एमए किया है, अगर आपने एस्टेट क्वालिफाई किया है, तो आप बिहार के पीजीटी के टीचर बनेंगे। अगर आप एस्टेट क्वालिफाई नहीं होते हैं तो फिर बिहार का आपका पीजीटी का सोशियोलॉजी का टीचर आप कैसे बनिएगा? तो ये आपका किस पर निर्भर करता है? ये आपके डिग्री के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविस और मूर के किस पेपर में स्तरीकरण के कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया गया है? डेविस और मूर का कौन सा पेपर था? डेविस और मूर किसका बात करते हैं? तो वो स्तरीकरण का सिद्धांत दिए हैं। आप लोगों ने नोट्स में भी पढ़ा होगा, जो मैंने सेंड किया है, उसमें स्तरीकरण का सिद्धांत क्या है? तो डेविस और मूर के सिद्धांत के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण के उद्भव के बारे में डेविस और मूर का आग्रह क्या है? तो सामाजिक स्तरीकरण का क्या बात करते हैं? सामाजिक असमानता। स्तरीकरण मतलब स्तर, समाज में कैसा आपका स्तर है, किसी का ऊंचा है, किसी का नीचा है, तो क्या है? समाज क्या है? असमानता पर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है कि बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के मुख्य घटक हैं। तो बी.आर. अम्बेडकर, आप जब उनका पढ़िएगा एनसीईआरटी के बुक में, तो साफ तौर पे वहाँ पे लिखा हुआ है कि वे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की बात करते हैं, बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि सामाजिक न्याय का उद्देश्य निम्नलिखित में से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है, ठीक है। सामाजिक न्याय का ये उद्देश्य है, तो ये आपका क्या समाधान करना है? तो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सभी इसके बारे में बात की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है कि जाति व्यवस्था किस पर आधारित होती है? तो जाति व्यवस्था किस पर आधारित है? धर्म पर। क्या कि आप जिस जाति में जन्म लेते हैं, आपका जो धर्म हो गया, तो जाति व्यवस्था मेनली किस पर आधारित होती है? धर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महिला का उच्च वर्ण या श्रेष्ठ जाति के पुरुष के साथ जो विवाह होता है, मतलब एक महिला जो है, निम्न महिला है, वो अपने से ऊंचे कास्ट के पुरुष के साथ जो विवाह करती है, तो उसको क्या बोला जाता है? हाइपरगेमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ना अनुलोमा बोला जाता है, ना प्रतिलोमा बोला जाता है, ठीक है, तो हाइपरगेमी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो जाति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जाति, ये कास्टा, ये जो कि एक पुर्तगाली भाषा है। क्या है? पुर्तगाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति डैश समूह है। जाति कैसा समूह है? तो ये अंतर्विवाही समूह है। जाति कैसा समूह है? अंतर्विवाही, सब जगह भी नहीं पाया जाता है, ये खुला व्यवस्था भी नहीं है, बल्कि अंतर्विवाही है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति शब्द किस संस्कृत शब्द से बना है? तो हम लोगों तो पढ़ा है कि पुर्तगाली शब्द काष्ठा से हुआ है, लेकिन अगर बात की जाए कि ये शब्द जो है संस्कृत के किस शब्द से बना है, तो ये जना शब्द से बना है। किस शब्द से? जना शब्द से जाति बना है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि यदि रिश्तेदारी व्यवस्था में परंपरा के तौर पर मामा को अपने भतीजे और भतीजियों के जीवन में प्रमुख स्थान प्राप्त होता है,
तो रिश्तेदारी के उपयोग को क्या कहा जाता है? मामा का प्रथम मतलब मेन स्थान जो होता है उसको एवंकुलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एवंकुलेट बोला जाता है, मातुल्य। ठीक है, एवंकुलेट क्या बोला जाता है? मातुल्य। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है कि मुस्लिम विवाह में एक पत्नी अपने पति को ध्यान रखते हुए जिसकी सहमति आवश्यक है अपने शादी से मुक्ति पा सकती है, यह कहा जाता है। मान लीजिए कि जो पत्नी अपने पति को ध्यान में रखते हुए जो मुक्ति मतलब तलाक का बात किया जा रहा है, तो ये आपको क्या बोला जाता है? खुला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने परिभाषित किया? परिभाषा भी से भी आपको क्वेश्चन आएगा, कथन से भी क्वेश्चन आएगा। क्या है कि संयुक्त परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो आमतौर पर एक ही छत में रहते हैं, एक ही चूल्हे पर पका हुआ भोजन खाते हैं और एक ही साथ पूजा में भाग लेते हैं, कुछ विशेष प्रकार के रिश्तेदारों के रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये जो परिभाषा ये किनके द्वारा दी गई है? कड़वे जी के द्वारा, इरावती कड़वे जी के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा रहा है कि स्वभाव से रिश्तेदारी है कैसा होता है? रिश्तेदारी कैसा होता है स्वभाव से? तो कुछ मामलों में तो विशिष्ट होता है और जबकि अन्य में नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि जब विवाह के बाद पति अपने पत्नी के साथ निवास स्थान पर रहता है तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पति जो है अपने पत्नी के निवास स्थान पर रहता है तो इसको बोला जाता है पितृ स्थानीय निवास परिवार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आपको इन सभी क्वेश्चन से लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कि वो व्यवस्था जिसके अंतर्गत महिला एक से अधिक पतियों से विवाह कर सकती है और उन सभी को अपने साथ रख सकती है, वो क्या कहलाता है? बोलिए, ऐसा कोई विवाह हम लोग के सोसाइटी में ऐसा भी देखने को मिलेगा? लेकिन बोला जा रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा? बहुपतित्व विवाह बोला जाएगा। नेक्स्ट है कि वो परिवार जिसमें पति पत्नी, उनकी संतानें और विवाह के माध्यम से अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं, वो क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का विवाह को क्या बोला जाएगा? वैवाहिक परिवार। परिवार से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मेरा जो कोशिश रहेगा, मैं आज का ही कोशिश करूँगी कि आज का जो रात का क्लास होगा उसमें परिवार और विवाह से रिलेटेड आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एमसीक्यू को कवर करवाया जाए। तो रात के क्लास से भी ज़रूर जुड़ के रहिएगा, मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आज को कवर करवाने का। नेक्स्ट है कि नौकरशाही के माध्यम से आयोजित नियंत्रण किस प्रकार का होता है? तो नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, ये कैसा होता है? ऑफिस में पाया जाता है। ठीक है, ऑफिस में, ऑफिस नौकरशाही मतलब ऑफिस, तो ये किसका कैसा होगा? औपचारिक होगा। ठीक है, कैसा होगा? औपचारिक। एक औपचारिक संगठन में नियम होते हैं। कैसे नियम होते हैं? तो लिखित में दिए गए नियम होते हैं कि आप जब टीचर में ज्वाइन करिएगा तो आपको तो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा ना, लिखित कुछ मिलेगा प्रमाण, तो ये कैसा हो जाएगा? लिखित में। चीज़ों को ना देखिए, चीज़ों को जो अपने लाइफ से जोड़ कर देखने का कोशिश कीजिए कि ऐसा होगा तो ऐसा क्या होगा, ऐसा होगा तो ऐसा का, तो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे प्रकार से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, आपको सबको पता होगा ये कब है? 27 फरवरी को है। मुझे तो ये डेट बहुत अच्छे से याद रह जाएगा क्योंकि इस दिन मेरा स्पेशल डे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनजीओ क्या है? तो एनजीओ क्या होता है? तो ये एक ऐसा संगठन है जो सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र है और जनता के लाभ के लिए काम करता है। इसको क्या बोला जाता है? एनजीओ बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में डैश सरकार ने किसी भी अन्य रूप से कहीं बेहतर है। तो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता के बाद जहाँ पे आएगी वो कैसा हो जाएगा? लोकतंत्र होगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? लोकतंत्र होगा। ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर का बिंदु क्या होता है? तो जो औपचारिक और अनौपचारिक होता है उसमें जो अंतर होता है वो होता है औपचारिक संगठन के मामले में प्रबंधक नेता होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन के मामले में प्रबंधक नेता हो भी सकते हैं और नहीं भी, और नेता समूहों द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश गरीब वे लोग हैं जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर और बाहर आते रहते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? क्रॉनिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गरीबी रेखा के नीचे लोगों की विशेषता है? तो ये सारा ही हो जाए, कर्ज का जाल, लिंग असमानता, खराब स्वास्थ्य, ये सब क्या है? उपरोक्त ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का कारण क्या है? कार्ल मार्क्स ने अलगाव का कारण किसको माना है?
श्रम का विभाजन, निजी संपत्ति की संस्था, वाणिज्यिक संबंधों का नगद गठजोड़ या उपरोक्त सभी। तो ये सारा ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक के लेखक कौन है। तो हम सभी जानते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। तो एमाइल दुर्खैम जी के द्वारा दिया गया है। तो आप लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कवर किया है और नेक्स्ट हम लोग 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर इसे लाइक भी करते चलें। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 पूछा जा रहा है कि शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो शिक्षा का जो निजीकरण है वैश्वीकरण का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का क्या मतलब होता है। आर्थिक विकास कैसा होता है, मात्रात्मक या गुणात्मक। तो हाँ, ये दोनों ही होता है आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा जा रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था ने राजनीतिक विज्ञान के वैचारिक फोकस के रूप में डैश को प्रतिस्थापित करना और सरकार को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा जा रहा है कि व्यापकता, परस्पर निर्भरता, सीमाओं के अस्तित्व को राजनीतिक व्यवस्था के 3 प्रमुख गुण किसने बताया है। व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं को किसने बताया है। तो बादाम ने बनाई। ये भी एक समाजशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य विहीन समाज की अवधारणा से संबंधित है। कौन से सिद्धांत की बात की जा रही है। तो ये हो जाएगा अराजकतावाद। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्कृष्ट शासन की नहीं है। उत्कृष्ट शासन की विशेषता नहीं है। तो ये लतीफ़ा, लाल फीताशाही जो है ये व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा जा रहा है कि 1920 और 1930 के दशक में जर्मनी, इटली और स्पेन में अधिनायकवादी सरकार का उदय मुख्यतः किसका परिणाम था। जो अधिनायकवादी सरकार थी 1920 और 1930 के दशक में जो जर्मनी, इटली में हुई थी, उसका परिणाम क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सोवियत संघ की गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का कौन सा अनुच्छेद लगाया जाता है। जब आपातकाल की स्थिति होती है तो उस समय कौन सा अनुच्छेद लगता है। तो 352 लगता है। कौन सा अनुच्छेद, 352। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा जा रहा है कि प्राधिकरण आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता लागू करने की शक्ति, यह कथन किसका है। तो हेनरी फॉयल का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। तो समावेशी शिक्षा का क्या तात्पर्य है कि विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्शन मनुष्य सभी चीज़ों को माप है कथन का समर्थन करता है। मनुष्य सभी चीज़ों का माप है, इस कथन को कौन सा दर्शन जो समर्थन करता है। तो यह प्रकृतिवाद का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा जा रहा है कि सकारात्मक यथार्थवादी इसमें विश्वास करते हैं। जो सकारात्मक यथार्थवादी है वो वस्तुनिष्ठ मूल्य पर, ऑब्जेक्टिविटी पर विश्वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा जा रहा है कि विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है। तो विवेकानंद का जो शिक्षा दर्शन है ये प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारिकता में शामिल, ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा जा रहा है कि शिक्षा दर्शन का एक क्षेत्र है। तो शिक्षा दर्शन का कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, व्यवहारिक दर्शन। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा जा रहा है कि भेदभाव, असमानता और पदानुक्रम के आधार पर समाज में लोगों का विभाजन क्या है। तो भेदभाव, असमानता के आधार पर, तो इस प्रकार का जो भेदभाव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख धर्म के प्रमुख संस्थापन कौन है। तो सिख धर्म के कौन हो जाएंगे, गुरु नानक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्खिम के अनुसार पवित्र का संबंध सामान्य जीवन से है, अपवित्र का संबंध सामान्य जीवन से है, जबकि पवित्र का संबंध किससे हो जाएगा, तो अलौकिक शक्ति से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक रूप से धारण किए गए विश्वास, मूल्य और अभ्यास की प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो उसको धर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवित्र की अवधारणा किससे संबंधित है, यह अलौकिक शक्ति से ही संबंधित है। देखिए पहला को क्वेश्चन को ही रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र की श्रेणी में किसने रखा है, किनके द्वारा रखा गया है। तो मेलिनोवस्की जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जादू, धर्म और विज्ञान में क्या समानता है। तो अज्ञात की ओर उन्मुखीकरण, ये इसमें समानता है।
क्वेश्चन नंबर 73 पूछा जा रहा है कि धर्म अलौकिक शक्ति के प्रति एक दृष्टिकोण है की परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा किसने दी है, आर्गवन महोदय ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओटावे। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का कारक है। सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का कारण कौन सा हो जाएगा, शिक्षा। नेक्स्ट है कि क्योंकि हम जैसा शिक्षा ग्रहण करेंगे हमारा जो स्थिति वो समाज में वैसा ही बेहतर होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन में शामिल है। तो शैक्षिक स्तर में बदलाव शामिल है। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा जा रहा है कि मार्क्स ने सोचा कि निम्नलिखित कारक सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, केवल विकासवादी और क्रांतिकारी विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा जा रहा है कि अविकसित देशों से विकसित देशों तक समाज में विशेषज्ञता और विभेदीकरण के बढ़ती प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है। अविकसित देशों से विकसित देशों तक, तो उसको क्या बोला जाता है, आधुनिकीकरण बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा जा रहा है कि सामाजिक पुनर्निर्माण का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, अधिक समानता, न्याय के लिए सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देना और बदलना। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज स्वभाव से कैसा होता है। तो भारतीय समाज जो है ये मेनली बहुलवादी समाज है, ग्रामीण भी नहीं है, शहरी भी नहीं, ये क्या है, बहुलवादी समाज है। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा जा रहा है कि पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर डैश वर्णों में विभाजित किया गया है। तो कितने में, 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा जा रहा है कि डैश ब्रिटिश शासन के 150 से अधिक वर्षों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिवर्तनों को संदर्भित करता है। तो क्या हो जाएगा, पश्चिमीकरण। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा रहा है कि कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग उनके द्वारा किया गया कृषि समाज में, आपका देसाई जी के द्वारा। जैन धर्म शिक्षा का अंतिम लक्ष्य किसको मानते हैं। तो वो मोक्ष को मानते हैं कि मोक्ष ही उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थ का वरदान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम और पावा में। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम और पावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमीकरण का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये तीनों ही हमारे देश पर प्रभाव पश्चिमीकरण के पड़े हैं। आपका जाति व्यवस्था कमजोर होना, तलाक की संख्या में वृद्धि और एकल परिवार का आगमन। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना की गई है। आपका प्लेलिस्ट में जितना भी क्लास है उसको अगर आप देख लेते हैं तो देखिएगा सारा ही वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कितनी जनजातियां हैं। तो टोटल कितनी है, 32। भारत में भी, भारत नहीं, बिहार में और आपका झारखंड में भी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी आदिवासी समुदाय कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में टोटल कितनी जनजातियां हैं। तो भारत में कितनी जनजातियां हो जाएंगी, आपका 645। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है। तो सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश में निवास करता है। झारखंड में टोटल कितनी जनजातियां हैं। तो 32 प्रकार की जनजातियां हैं। झारखंड और बिहार का सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तियों का वो संग्रह जो एक ही को जब प्रजातियों के क्षेत्र में एक साथ रहती है तो उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, उसको क्या बोला जाएगा, उसको जनसंख्या बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा जा रहा है कि उस शब्द का नाम बताइए जो जनसंख्या की विशेषता और मापदंडों के अध्ययन को परिभाषित करता है। तो उसको क्या बोला जाता है, जनसांख्यिकी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा जा रहा है कि जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध पुस्तक के लेखक कौन है। तो जनसंख्या का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, माल्थस जी के द्वारा दिया गया, एसे ऑन पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या का वो स्तर जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है उसको क्या बोला जाता है, इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनपीएएफए के अनुसार कामकाजी जनसंख्या की आयु कितनी मानी जाएगी। तो 15 से 60
4 वर्ष तक के लोगों को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 2001-2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी हुई है, तो 17.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है, तो उत्प्रपात जो ये कारण नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन 2020 कार्यक्रम के तहत प्रतिबद्धता का हिस्सा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2020 तक परिवार नियोजन सेवाओं तथा सार्वभौमिक पहुंच। उसके बाद से आपका जो शिक्षण कला का क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है, तो यहाँ तक ही क्वेश्चन को रखा जाता है। होप आप लोगों को आज का जो क्लास है वो हेल्पफुल लगा होगा, और इससे ही आपको क्वेश्चन भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम आपके 20 से 25 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही। अगर आप लोग बोलिएगा शिक्षण कला का भी ये जो आया हुआ था पिछले साल का वो क्वेश्चन भी बता दीजिए, तो मैं जरूर उसको भी बता दूंगी। इसी प्रकार सब लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।